हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्राइसिस के एक्सरसाइज 2.1 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर मैट्राइसिस के हम लोग ने टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस देखे, डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस देखे, यहाँ तक कि हमने एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसिस और उसके इन्वेंटर किसने इन्वेंट किया था मैट्राइसिस को, वो भी पार्ट हम लोग देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एक ही शॉट में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मींस यहाँ पे जो आपका चेंजेस होने वाला है। अब चेंजेस यहाँ पे R1 इंटरचेंज R2, R1 का यहाँ पे R1 माइनस R2। स्टूडेंट्स, आपको ना जब भी मैट्राइसेस सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी याद रखने का है, जो कि यह ध्यान रखिएगा। अगर R यहाँ पे आपका दिया हुआ तो R मीन्स यहाँ पे डेट इज कॉल्ड रो, आर मीन्स डेट इज कॉल्ड रो। आर मीन्स अगर आपको दिया तो आपको क्या समझना है कि यहाँ पे रो का कुछ कॉन्सेप्ट की बात करने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे सी दिया है डेट इज कॉल्ड कॉलम। ये दो चीज आपको याद रखने का जब भी मैट्राइसिस का अगर आपको कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो आर और सी का कॉन्सेप्ट आपको 100% याद रखने का, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, एक चीज ये देखिए, R1 इंटरचेंज R2। अगर यहाँ पे आपने देखा होगा, आप लोग याद किए होंगे कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था, ए प्लस बी, यहाँ पे देखे होंगे ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी। ऐसा अगर फॉर एग्जांपल की बेसिस में बात करूं तो ए प्लस बी डेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। और ए प्लस बी मीन्स ये क्या बात कर रहा है कि ये ए प्लस बी यहाँ पे भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा, डेट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, डेट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री का जब भी रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर जो पार्ट जाता है वो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में भी आ सकता है अगर ये साइन लगा है, डेट साइन इज साइन। ये आप ये साइन कभी कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं एक दूसरे को रिलेट कर रहा हूँ कि ये जो साइन है फॉर एग्जांपल जैसे ही साइन है मींस R1 R2 की जगह आ सकता है और R2 R1 की जगह आ सकता है, डेट इज कॉल्ड इंटरचेंज, ठीक है। आप देखिए R1 क्या है, मैंने आपको रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि R1 किसको बोलते हैं, R2 किसको बोलते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉलम किसको बोलते हैं और रो किसको बोलते हैं। R1 मींस R पहला जो रो रहेगा डेट इज कॉल्ड R1, सेकंड जो रो रहेगा डेट इज कॉल्ड R2, थर्ड जो रहेगा R3 R4, ऐसे समथिंग आगे जाने वाला है। अब कॉलम की जो बात करूंगा मैं C1 C2 C3। अब फर्स्ट कॉलम अगर आया डेट इज कॉल्ड C1, सेकंड कॉलम डेट इज कॉल्ड C2, थर्ड कॉलम आया डेट इज कॉल्ड C3। समझ में आया? तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है उसके ऊपर अप्लाई करने का है मैट्राइसिस के अंदर। पहला क्वेश्चन क्या है, A इज इक्वल टू 1 0 -1 3। अभी देखिए पढ़ने का जो तरीका, स्टूडेंट्स स्टडी का जो तरीका 1 0 -1 3 ऐसा ही आपको पढ़ने का है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन अगर सामने वाला अगर कोई बोल रहा है मैट्राइसिस, क्योंकि मैट्राइसिस में कंफ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि अगर आपने 1 0 सामने वाले ने क्या बोला 1 -1 बोला तो आपको -1 यही लिखना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना। -1 कैसे लिखना पड़ेगा, देखिए अगर सामने वाले ने क्या बोल रहा है, अगर कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आपको रिवीजन जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली बोल रहा है, अगर कोई बोला भाई लिखो 1 0 -1 3 ऐसा किसी ने बोला तो उसको आपको समझना क्या है कि 1 अगर बोल रहा है तो 1 के बाद जो दूसरा एलिमेंट्स बोलेगा वो सेकंड यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। ये याद रखना आपको, समझ में आया? और ये जो साइन है यहाँ पे जो बेंड हुई है साइन, ये जो बेंड का ये है, ये बेंड की निशानी ही बेंड की यहाँ पे साइन है, डेट इज कॉल्ड मैट्राइसिस। अगर ये स्टेट वे में आ जाता है, ये स्टेट वे में आ जाता है 1 -1 0 3, डेट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की साइन है। यहाँ पे देखिए कोई बेंड का ऑप्शन नहीं है। बेंड का ऑप्शन जहाँ पे आया डेट इज कॉल्ड मैट्राइसिस की साइन है। यहाँ पे विदाउट बेंड का ऑप्शन डेट इज कॉल्ड 90 डिग्री। स्टेट का अगर ऑप्शन आता है डेट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये आपको याद रखने का है मैट्राइसिस के चैप्टर के अंदर, जो अभी हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए A इज इक्वल टू 1 0 -1 3। एक मैट्राइसिस दिया हुआ है 1 0 -1 3। अब यहाँ पे क्या बोला है, वहां उसी क्वेश्चन के आगे क्या बोला है, R1 इंटरचेंज R2 मिस R1 को इंटरचेंज करने का, R2 मिस रिप्लेस करने का है। अब ये R1 क्या है इसके अंदर 1 0 डेट इज कॉल्ड R1, -1 और 3 क्या डेट इज कॉल्ड R2। तो R1 की जगह R2 डालने का इस क्वेश्चन का अभी देखिए आंसर क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले A के जो वैल्यू दी है वो लिखेंगे हम लोग। A की वैल्यू क्या दी है 1 0 -1 3, ओके यहाँ पे दिया हुआ। अभी हमको करने के अप्लाई क्या करना है इसके अंदर, R1 इंटरचेंज R2। यहाँ पे आपको लिखना मस्ट है R1 इंटरचेंज R2, ओके ये लिखना मस्ट है। अभी जब ये लिखेंगे तो इसकी मीनिंग क्या होती है, मैंने आपको ये भी बताया कि देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, ये इसकी जगह चले जाएगा,
ये इसकी जगह चले जाएगा। मींस पहला रिप्लेस होगा सेकंड की पोजीशन पे, सेकंड रिप्लेस होगा फर्स्ट की पोजीशन पे। रो की बात करो ना कि कॉलम। अगर आर की बात कर रहा है दैट इज कॉल्ड रो। अगर यहाँ पे सी आता तो यहाँ पे कॉलम की बात करता और ये कॉलम रिप्लेस होता इसकी जगह पे और ये कॉलम इसकी प्लेस पे रिप्लेस होता। समझ में आया? तभी देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर। अब देखिए ये साइन क्यों लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, क्योंकि ये मैट्रिसेस ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट रहने वाला है। ये ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, -1 3 1 0, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट के फर्स्ट यहाँ पे पहले का 2 आंसर दिया हुआ। अभी देखिए सेकंड की जब मैं बात करूंगा, अब सेकंड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को होगा। ये 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ 2 मेथड से कैसे करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट। अभी देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको ध्यान में रखने का है कि जब भी इस टाइप का ऐसा कुछ दिया रहे आपको कि R1 एरो दिया हुआ, एरो शो कर रहा है, R1 - R2 दिया है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, ये डायरेक्टली मैं आंसर की तरफ फॉरवर्ड करूंगा। पहले आंसर की तरफ फॉरवर्ड करने तक देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ, b इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 - 1 3, सेकंड क्या दिया है 2 5 4। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने रो है, तो यहाँ पे कितने रो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रो, वन रो R1 और R2 2 रो है। लेकिन कॉलम 3 है, देखिए C1 C2 C3। ये भी आपको क्वेश्चन में तुरंत आपको पता चलना चाहिए, आपको पता होना ही चाहिए कि कितना रो दिया हुआ है, कितना कॉलम है, नंबर ऑफ रो कितने, नंबर ऑफ कॉलम कितने, ये आपको मालूम होना मस्ट है। ठीक है, अभी ये समझ में, दैट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का रूल क्या है कि जितना रो होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होना मस्ट है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया? अभी देखिए इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, R1 एरो की साइन दे रहे हैं, R1 - R2। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, या तो आप ऐसा लिखें जैसा क्वेश्चन में दिया है तो भी चलेगा, या फिर और अगर मैं लिखता हूं और के साथ, और R1 - R2 सिर्फ लिखता हूं। अगर समझ में आया, ये ना लिखने की बजाय ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगर मैं नहीं लिखता हूं, इतना जो कॉन्सेप्ट है अगर मैं ये नहीं लिखता हूं तो भी चलेगा। अभी देखिए ये जो मैट्रिसेस का जब पार्ट आता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि पहली जो टर्मिनोलॉजी है वही सिर्फ डिस्टर्ब होने वाली है दूसरे टर्मिनोलॉजी के कंपैरिजन में। फिर से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, कि पहली जो टर्मिनोलॉजी है जैसे R1 है, R1 - R2 मींस R1 को आपको माइनस करने का R2 से, यहां पे जो डिस्टर्ब होने वाली है वो R1 होने वाली है, R2 कभी नहीं होगी। तो आपको करना क्या रहेगा, R2 जो है एज इट इज लिखेंगे जैसा भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, R1 के अंदर चेंजेस आने वाला है। समझ में आया? ये लिखेंगे डायरेक्टली, तो यहां से डायरेक्टली आपको क्या समझ में आ रहा है कि R1 के अंदर इंटरचेंज हो रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, R1 के अंदर इंटरचेंज हो रहा है, R1 यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो रहा है, R2 यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो R2 डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता शो हो रहा है, लेकिन ये वाला अगर आप मेथड करेंगे तो आपको शो नहीं होगा। तो आपको ये दिमाग ध्यान में रखते हुए करने का है कि जो पहले टर्मिनोलॉजी रहेगी, जो पहला टर्म रहेगा वही चेंज होगा, अदरवाइज दूसरा टर्म को आपको डायरेक्टली सेम एज इट इज जैसा लिखा क्वेश्चन के अंदर, या जो स्टेप प्रीवियस स्टेप के अंदर जैसा लिखा है नेक्स्ट स्टेप में वैसा ही लिखेंगे। समझ में आया? आप ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों वैलिड है। समझ में आया? एग्जाम के अंदर दोनों लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मार्क्स आपको दोनों में कट नहीं होने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए इसके बाद जो हम लोग करेंगे स्टेप में, तो यहाँ पे रो की बात कर रहा, मिस 1 और 2 यही 2 रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया? अभी देखिए ये हम लोग करेंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, अभी देखिए मैं क्या बोला मैंने, R2 जो है डिस्टर्ब नहीं होने वाला यहाँ पे भी, तो R2 आपको डायरेक्टली मैं पहले लिख लूंगा। जो चीज डिस्टर्ब नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स वो चीज पहले लिख लीजिए। आप पहले के लिए फर्स्ट क्यों लिख लीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैट्रिसेस के अंदर रूल यही है कि कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को यही होता है कि भाई क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो जो नहीं चेंज हो रहा है, जो चेंजेस के पोजीशन पे नहीं है, वो डायरेक्टली आप पहले लिख लीजिए, और जो चेंजेस होने वाले उसको आप डायरेक्टली धीरे धीरे चेंज कीजिए। समझ में आया? अब R1 - R2 है, R1 क्या है यहाँ पे देखिए, आप हमेशा ना एक लेफ्ट पेज पे, एक राइट साइड में थोड़ा सा रफ वर्क के लिए यूज कीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो रफ वर्क के लिए यूज करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पे, तो अभी देखिए 1 माइनस, यहाँ पे देखिए R1 - R2 मिस ये वाला टर्म इसके बाद जाएगा, ये वाला टर्म इस पे होएगा, ये वाला टर्म इस पे आने वाला, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो R1 - R2 अभी देखिए मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रफ वर्क यूज करूंगा तो R1 - R2 की बात करूंगा मैं, तो R1 क्या यहाँ पे 1 है, R2 क्या यहाँ पे -2 है। समझ में आया? -2 मींस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो 2 है प्लस में दिया हुआ है, तो 1 - 2 कितना आ गया, -1 आ गया। मींस यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, -1 आने वाली है। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग, -1। समझ में आया? ऐसे ये वाला टर्म करेंगे। अब देखिए ये वाला टर्म क्या करेंगे हम लोग,
सबसे पहले R1 है, तो R1 कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ, -1 ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे R2 के कॉन्सेप्ट से पहले -1 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, जो हम लोग चेंज करने वाले हैं माइनस। अब ये क्या है, प्लस में है, प्लस मीन प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना आया 5, तो अभी कितना हो गया, देखिए -1 मैंने किसी से कर्ज लिया, किसी से उधार लिया, जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, 5 रुपये, और किसी से मैंने ले लिया 5 रुपीज, और किसी से मैंने कर्जा ले लिया, तो वो कर्ज में ही रहने वाला है, ना कि प्रॉफिट में आने वाला है, लॉस में ही आएगा। तो लॉस हमेशा किससे लिखेंगे, माइनस के टर्म में लिखेंगे। और 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। मीन्स यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, अभी 6 आएगा, जो कि किसके साथ आएगा, माइनस के साथ, -6 हो गया। समझ में आया। जब आप लोग धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपको रफ वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप लोग करेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा भाई ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। समझ में आया। और ये कब होगा, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप ये वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार आपको समझेगा। ठीक है, अभी देखिए R1, यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ, 3, समझ में आया, 3 दिया हुआ। R2 कितना दिया हुआ, -4, समझ में आया। देखिए माइनस ऑलरेडी दिया हुआ, R2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 यहाँ पे कितना, 4। अभी देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा, -1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, -1। ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि मैट्रिसेस का जो पार्ट है बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी अलग सीखना नहीं है। जो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दिया वही आपको डायरेक्टली पुटअप करना है, फाइनल आंसर निकालने का है। आपको अलग से आपको जैसा आंसर निकालना रहता है, तो आपको डिफरेंशिएशन पार्ट्स में या आने वाले हम लोग इंटीग्रेशन भी पार्ट में देखेंगे, आपको इसमें ऐसा कुछ अलग से आंसर निकालना नहीं। वही क्वेश्चन जो दिया है उसी के अंदर आपको प्लस माइनस करने का आपको डायरेक्टली आंसर मिलने वाला है। समझ में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, A = 5 4 1 3। यहाँ एक मैट्रिसेस दिया हुआ जो हमारा 5 4 1 3 2 मैट्रिसेस, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे, बिकॉज दिस हैविंग द 2 रोज एंड 2 कॉलम, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ए की वैल्यू, अब ए में चेंजेस क्या करना है, C1 इंटरचेंज C2 मिस कॉलम, C फॉर कॉलम। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको यह भी बताया है कि R शो करते रो को, C शो करते कॉलम को, तो C स्टैंड फॉर कॉलम। मिस यहाँ पे क्या है, जो C1 का जो कॉलम है वो इंटरचेंज होगा C2 की जगह। मिस ये इसकी जगह पे आने वाला है ये पूरा कॉलम, और ये सेकंड कॉलम जो है पहले कॉलम की जगह रिप्लेस होने वाला है। समझ में आया। अभी B की जगह क्या है, B = 3 1 4 5। B का एक मैट्रिक्स दिया है जहां पे 2 रोज एंड 2 कॉलम दिया है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, R1 इंटरचेंज R2 मिस, जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखे हैं कि R1 इंटरचेंज R2 हुआ था, सेम ये क्वेश्चन के अंदर भी करना है। लेकिन आगे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्या दे रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ये जब हम लोग चेंज करेंगे A और B के कॉलम के अंदर, मींस A और मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स जब हम लोग चेंज करेंगे, तो उसके अंदर आप लोग क्या देखेंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा, वही हमको एनालाइज करने का, उसी का हम लोग कंक्लूजन निकालने का है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग को क्या होने वाला है। समझ में आया। तो पहले A में आपको करना क्या है, A के अंदर आपको इंटरचेंज करना है C1 इंटरचेंज ऑफ C2, मींस C1 और C2 की जगह आपको रिप्लेस करने का है। तो अब C1 और C2 कॉलम क्या है, दैट इज कॉल्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। अब रो किसको बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रो सेकंड रो। समझ में आया। ये मैंने आपको जब भी मैं इसका फर्स्ट लेक्चर मैट्रिसेस का लिया था, तो भी मैंने आपको ये डीप में बताया था कि रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स याद रखिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं मैट्रिसेस के, उसमें आपको मैट्रिसेस का समझ में आया कि भाई ये क्या कौन सा यूज होने वाला है। समझ में आया। तो अभी C1 और C2 की बात करूंगा मैं। तो जैसे ही मैं इसको इंटरचेंज करूंगा, तो A इंटरचेंज के लिए यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊंगा, इक्विवेलेंट की साइन। इक्विवेलेंट की साइन है तो C1 इंटरचेंज C2 मींस 4 3 में पहले लिखूंगा, 4 3 इसको पहले लिखूंगा, और इसमें क्या लिखूंगा 5 1। समझ में आया। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ, देखिए A का हमारा यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मिल गया। अभी मैं इसको क्या दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर A दे रहा हूँ। भाई यहाँ पे ऑब्जर्व करने बोला है, मीन्स कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाला, तभी मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। समझ में आया। अभी A हो गया, अब हमारे B की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। B देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली जो पहले B दिया हुआ उसको हम लोग B यहाँ पे पुटअप कर लेंगे। B क्या दिया हुआ है, 3 1 4 5। ओके। अब इसमें आपको क्या करने का है, इसके अंदर हमको देखिए R1 इंटरचेंज R2 करने का है, R1 इंटरचेंज ऑफ R2। समझ में आया। मींस क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो R1 जो चेंज होने वाला R2, अब ये जो 3 1 जो है रिप्लेस होने वाला है 4 5 की जगह पे, 4 5 जो है 3 1 की जगह पे आने वाला है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, B इक्विवेलेंट ऑफ 4 5 3 1। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा A और B का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो A इक्वेशन और B इक्वेशन में देखिए कुछ सिमिलरिटी आ रही है, बिल्कुल सिमिलरिटी आ रही है। जैसे हमारा A इक्विवेलेंट का इक्वेशन मैट्रिक्स है, सेम B इक्विवेलेंट का ही मैट्रिक्स है। तो
तो स्टूडेंट जो हमारा ए और बी के इक्विवेलेंट की जो मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए कि ए और बी के इक्विवेलेंट के मैट्रिक्स में हमारा ये सेम टर्म है। सेम टर्म कैसा है, यहाँ पे 4 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 1। तो हमको क्या पता चला कि जो न्यू मैट्रिक्स आ रहा है, न्यू मैट्रिक्स जो वो सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, क्योंकि हमारा इक्वेशन ए और इक्वेशन बी में ही ऑब्जर्व करने का, ना कि कोई हमको और मैट्रिक्स में ऑब्जर्व नहीं करने का है। वी ऑब्जर्व दैट इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी दैट न्यू मैट्रिक्स आर सेम, दैट न्यू मैट्रिक्स इज सेम, आर नहीं लिखेंगे, इज सेम। ओके, तो यहाँ पे हमको डायरेक्ट हमारा कंक्लूजन में मिल गया। तो इस कंक्लूजन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 -1 0 1 3। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया दैट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो रो है वो कॉलम के इक्वल नहीं है। रो यहाँ पे 2 है, कॉलम 3 है, तो ये इक्वल नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन इसके अंदर आपको करना क्या है, C2 का है, जो C2 का कॉलम है दैट इज कॉल्ड C, दैट इज कॉल्ड कॉलम, और कॉलम नंबर कितना है, C2। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो भी आपका कॉलम या रो देगा उसके राइट साइड के प्रीफिक्स में दिया रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके नीचे दिया रहेगा सफिक्स में, जो सफिक्स में आपका दिया रहेगा, तो यहाँ पे कितना नंबर दिया, 2। मींस कॉलम नंबर 2 1 एंड 2 कॉलम की बात करें, उसके अंदर मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से। 2 करना है तो वहां पे एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा। अब यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 0 2 2 4 5 दिया हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, रो 1, यहाँ पे रो कितना दिया है, 2 रो दिया है, R1 R2। तो R2 के अंदर जो R1 के अंदर आपको -3 से मल्टीप्लाई करने का तो एक नया मैट्रिक्स जनरेट होगा। यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ, यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स जनरेट हुआ, दैट इज कॉल्ड 2 मैट्रिक्स। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते, इसको इक्वेशन नंबर b दे देंगे। अब उसके अंदर आपको करना क्या है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। जो आपको 2 नया मैट्रिक्स मिला है उसको आपको ऐड करने का, वही जो ऐड करने के बाद हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज योर फाइनल आंसर। यही हमारा आंसर का फाइनल होने वाला है। ठीक है, फाइनल आंसर होने वाला। अभी देखिए पहला क्या करेंगे, पहले के अंदर करना क्या आपको, 2C2 मीन्स क्या है, C2 के अंदर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने का है। अब देखिए जिसके अंदर आपको कुछ करने का है वही आपको छोड़ देने का, रिलीव कर देने का, बाकी सबको एज इट इज पहले लिख लेने का है ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्विवेलेंट ऑफ C2 की बात कर रहा है तो यहाँ पे 1 0 एज इट इज C1 में पहले लिखूंगा, C2 नहीं लिखूंगा तो C3 भी एज इट इज लिख लूंगा। अब देखिए C2 के लिए मैंने स्पेस छोड़ के रखा है, यहाँ पे स्पेस पहले से ही छोड़ दिया है। अभी C2 में 2 से मल्टीप्लाई करने का है, तो यहाँ से मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। समझ में आया। इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, यह हमारा पहला मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अभी सेकंड मैट्रिक्स की बात करेंगे। सेकंड मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू, अच्छा ये पता कैसे चला कि ये मैट्रिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे जो देखिए लाइन जो है स्ट्रेट है वो थोड़ा सा बेंड है, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे आपको बेंड। और जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का जो साइन कैसे पता चलेगा, जो आपको यहाँ पे बेंड नहीं मिलने वाला है, डायरेक्टली हमेशा 90 डिग्री पे स्ट्रेट मिलने वाला है, हमेशा स्ट्रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बेंड है, अगर ये बेंड है इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की साइन होने वाली है। समझ में आया। तो b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 0 2 2 4 5। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अभी देखिए आपको करना क्या है, सेम इसके अंदर क्या करना है, कुछ चेंजेस करना है। 3 R1 मींस R1 को आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने का, R2 को नहीं करने का। तो R2 क्या है, 2 4 5, तो R2 को एज इट इज लिख लेंगे हम लोग। R2 को जब हम लोग एज इट इज लिखने की बात कर रहे हो तो R2 क्या है, यहाँ पे 2 4 5 एज इट इज लिखा। अब R1 को आपको यहाँ पे जो भी आपका चेंजेस है वो करेंगे। R1 के अंदर क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3 1 जा 3, -3 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही आपको करने का है। इसके अंदर क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई जो भी करेंगे टर्म को वो 0 ही हो जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, 3 2 जा 6, लेकिन माइनस के साथ आएगा, -6 हो गया। समझ में आया, इक्वेशन नंबर b हो गया। अभी आपको करना क्या, यहां तक तो हो गया, लेकिन अभी एक नया उसी क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फाइंड द एडिशन ऑफ 2 न्यू मैट्रिसेस। एक नया मैट्रिसेस ये है, एक नया मैट्रिसेस ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन b इज एडिंग, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ऐसा भी लिख लीजिए तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। एडिंग ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन सेकंड, देन वी विल गेट, देन हम लोग क्या हमको मिलेगा, यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। अभी देखिए क्या हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे पहला ये ऐड करेंगे प्लस बी इक्विवेलेंट। ओके, अब यहाँ पे ये ऐड करेंगे इक्विवेलेंट के साथ, ए इक्विवेलेंट के साइन यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे
क्या है यहाँ पे 1 4 -1। यहाँ पे थोड़ा सा आप हमेशा थोड़ा सा फार की जगह पे थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 4 -1, यहाँ पे कितना है 0 2 3। ओके, यहाँ पे क्या है साइन प्लस की, क्योंकि हमको एडिशन करने का, एडिशन की साइन कैसी होती है प्लस की। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड मैट्रिक्स क्या है -3 0 -6, यहाँ पे कितना है 2 4 5। समझ में आया। अभी देखिए एडिशन का क्या है, जो भी एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ये वाला टर्म इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला टर्म इसके साथ ऐड होने वाला है, ये वाला टर्म इसके साथ, मींस पहले का टर्म जो है पहले टर्म के साथ ऐड होगा, सेकंड टर्म के साथ ऐड होगा। तो अभी देखिए एडिशन कर रहा हो तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस जब करेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है 1 अब प्लस है -3 है यहाँ पे, तो 1 -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए 1 -3 क्या हो जाएगा -2। देखिए स्टूडेंट प्लस और माइनस इसके अंदर बहुत इजी टर्म है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा लॉजिक है, वो भी लॉजिक जब भी आएगा मल्टीप्लिकेशन का वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखिए 4 और 0, 4 + 0 कितना हो जाएगा 4 ही होगा। इसके अंदर क्या होगा -1। अभी देखिए -1 है प्लस और -6 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 आ जाएगा। समझ में आया। यहाँ पे अभी ये टर्म खत्म हो गया, अभी नीचे वाले में आते तो 0 + 2 कितना आ गया 2 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 4 कितना आ गया 6 आ गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस की कोई साइन नहीं है तो हमको यहाँ पे कुछ भी देखने की बात नहीं है। 3 + 5 कितना हो गया 8 हो गया। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का जो एडिशन किए यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर मिल गया है। तो हमारा फाइनल आंसर एडिशन का जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो हमने एडिशन का भी कर लिया, और जो हमारा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई और रो के साथ मल्टीप्लाई का था वो भी हम लोग कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूँ। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, a = 1 - 1 3 2 1 0 3 3 1 डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, मींस 3 रोज है 3 कॉलम है 1 2 3, ये 3 रोज हो गया। कॉलम देखिए 1 2 3 कॉलम हो गया 3 रो, डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके अंदर करना है कि आपको 3R3, पहले R3 के अंदर हमारा जो R3 का जो रो 3 है उसके अंदर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, मींस R1 और R2 एज इट इज लिखने का आपको, मींस ये वाला रो और ये सेकंड रो आपको एज इट इज लिखने का है। ये थर्ड रो के अंदर चेंजेस आएगा वो 3 के मल्टीप्लाई के साथ। अभी देखिए उसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद उसके आफ्टर क्या होने वाला है, देन C3 + 2C2, C3 के अंदर चेंजेस होगा, मींस हमारा जो क्या बोला था मैंने, जो पहली टर्मिनोलॉजी लिखी है वही चेंजेस होगा, लेकिन उसके साथ एडिशन क्या होगा C2 का एडिशन होगा, लेकिन C2 के एडिशन से पहले उसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद एडिशन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी देखिए करेंगे कैसे इसको। 3R3 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 - 1 3 एज इट इज लिखेंगे, 2 1 0 एज इट इज लिखेंगे। अभी 3R3 के अंदर R3 के अंदर चेंजेस करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा 3R3 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अभी C3 + 2C2 होने वाला है। अभी देखिए हमारा 3R3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अभी हम लोग C3 + 2C2 करने वाले हैं। तो अभी C3 प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे C3 + 2C2। C3 मींस यहाँ पे कौन सा चेंजेस होगा, कॉलम नंबर 3 चेंजेस होगा, लेकिन वो जो चेंजेस होगा एडिशन के साथ, लेकिन C2 के पहला मल्टीप्लाई 2 के साथ करने का है आपको। देखिए अभी कैसा करेंगे, यहाँ पे A इक्विवेलेंट ऑफ यहाँ पे 1 2 9 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे -1 1 9 ये भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने का, चेंजेस क्या करना है C3 ऐड करने का है प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करने का है 2 - 1। समझ में आया। 2 का साथ यहाँ पे लिखा C2 कितना दिया हुआ -1 दिया हुआ है, समझा। अभी देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो 0 यहाँ पे मतलब ऐड करूंगा 3 का, कॉलम नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, तो 0 ऐड किया प्लस यहाँ पे फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा कॉलम नंबर 2 को, कॉलम नंबर 2 कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है। समझ में आया। अभी देखिए थर्ड का क्या बात करूंगा मैं, C3 यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 + 2 एज इट इज लिखूंगा क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने का। अब C2 ढूंढूंगा, C2 कितना दिया हुआ है 9। ओके, यहाँ पे अब ये एडिशन के साथ जो भी हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा डेट इज योर फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, A इक्विवेलेंट ऑफ अभी देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 9 एज इट इज लिखूंगा मैं, यहाँ पे -1 1 9 एज इट इज लिखूंगा। समझ में आया। अभी देखिए नेक्स्ट
3+2 ये देखिए मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन प्लस माइनस का आपको 7th 8th में ही सिखाया जाता है ये कि प्लस माइनस कैसे करने का है। 0+2 देखिए 0+2 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 3 प्लस यहाँ 9 2 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। आपको सिर्फ चेंजेस क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या देख रहे थे 3R3 देख रहे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है C3+2C2 मीन सबसे पहले हमारा ये आने वाला है, लेकिन ये आने से पहले हमको 3 यहाँ पे R3 मल्टीप्लाई की थी, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आ रहा था। हमको करना क्या क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले ये करने का है, उसके बाद 3R3 इसकी जगह करने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? ये क्वेश्चन एज इट इज मतलब जो हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ एज इट इज दिया हुआ है, लेकिन हमको उसके बाद क्या करने का सबसे पहले टर्म में जो हमारा आंसर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो C3+2C2 ये पहले करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसमें आंसर उसमें हमारा 3R3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपस में रिलेट करेंगे कि ये दोनों का रिलेशन क्या है। वही रिलेशन जो आएगा हमारा दैट इज योर फाइनल आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 आप प्रैक्टिस कीजिए, आप वो घर पे करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताने की पूरी कोशिश करूंगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के अंदर यूजिंग सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब तक आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं मालूम होगा जब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे प्रीवियस वीडियो को आप जाकर देखें। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन पे हमारा लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर वॉच कर सकते हैं और आपको जितने भी टाइप के मैट्रिक्स है वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है और किस टाइप का हमको सॉल्यूशन इसका निकालने का है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करने का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा कि वो मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जो रेक्टेंगुलर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर हो या लोअर हो, तभी कन्वर्ट हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जितना रोज दिया उतना कॉलम होना चाहिए। रोज कितना दिया यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 मींस 1 2, यहाँ पे 2 रो दिया हुआ है। कॉलम कितना दिया 1 2, दैट इज 2 कॉलम दिया हुआ है। मींस क्या पता चला 2 रोज एंड 2 कॉलम दैट इज और इक्वल दिया, दैट इज कॉल्ड, जब भी इक्वल होएगा दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अब अपर ट्रायंगुलर की बात अगर कर रहा है, अपर ट्रायंगुलर में एक चीज याद रखना, डायगोनल जो है, डायगोनल क्या है 1 4 दैट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल के नीचे वाला जितने भी एलिमेंट्स आएंगे जो ट्रायंगल बनते हैं, अब यहाँ पे तो आपको ट्रायंगल नहीं समझ में आएगा। जब आपको 3x3 का जब आपको मैट्रिक्स आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ट्रायंगल कैसे बन रहा है। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखेंगे कि जो डायगोनल दिया, डायगोनल के नीचे वाला पार्ट जो है अगर वो 0 टर्म आ जाता है दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही आपको करने का है। यहाँ पे देखिए ए बी कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे मैट्रिक्स को कि लेट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 4। ओके, अब इसको कन्वर्ट करने का आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मींस ये वाला जो टर्म है इसको क्या बनाने का है 0 बनाने का है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ये जो 3 का टर्म है उसको क्या बनाने का है 0 बनाने का। अब ये 0 होगा कैसे, ये हमारे ऊपर लॉजिक है। अभी देखिए ये होगा कैसे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है R2 - 3R1। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, R2 - 3R1। अब देखिए R2 - 3R1 अगर मैं लिख रहा हूं मिस किसके अंदर चेंजेस होने वाला, पहला टर्मिनोलॉजी देखेंगे R2 मिस R2 के अंदर चेंजेस होने वाला है, R1 के अंदर चेंजेस नहीं होगा। तो अभी देखिए जब भी R1 के अंदर चेंजेस नहीं होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 1 2 एज इट इज लिखूंगा। अब R2 के अंदर चेंजेस होना है R2 - 3R1। अब सर आप लोग पूछेंगे सर आपने 3 क्यों लिखा, देखिए R2 के अंदर अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 - R3 कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस मीन्स यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ 3, यहाँ पे कितना है 3 × 1 तो कितना हो जाएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है यूज करने का, यही मेथड है यूज करने का। ये चीज ध्यान में रखना आपको। अगर यहाँ पे 4 होता तो R2 - 4R1 लिखते, यहाँ पे अगर 2 होता तो R2 - 2R1 लिखते। जिसको आपको चेंजेस करने का है वो पहले लिखने का है और जो चेंजेस नहीं करने का वो बाद में लिखने का। यहाँ पे R2 हमको चेंज करना था, R2 मींस ये जो रो है ये रो के अंदर ही आता है। देखिए R का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजी है एज कंपेयर टू कॉलम के। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के अंदर अगर वो कॉलम नहीं बोला है कि कॉलम से ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप सबसे पहले रिफर करेंगे रो का, क्योंकि रो का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इजी है एज कंपेयर टू कॉलम के। समझ में आया?
तो यहाँ पे रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, तो रो के ट्रांसफॉर्मेशन में इसको जीरो बनाने का आपको, तो जीरो कब होगा, जब मैं R2 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ पे 1 हमेशा होना मस्ट है, अगर नहीं हो रहा है 1 तो आप इसको पहले 1 बनाएंगे। पहला मैट्रिक्स का पहला जो टर्म है उसको आप हमेशा हमेशा ऑलवेज 1 बनाना आपको मस्ट है। अगर 1 बना लिया आप तो आगे इजी होने वाला है। तो 1 बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 क्या मीन्स R2 कितना है 3 माइनस 3 इंटू R1 कितना दिया 1, तो 3 माइनस 3 हो गया, कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना लिखूंगा 0। समझ में आया। सेम ये भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होना 100% मस्ट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 3 इंटू 2 कैसे हुआ, क्योंकि R2 पहले लिखूंगा, R2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस यहाँ पे 3 आईजेटी लिखूंगा, फिर R1 की वैल्यू इसके ऊपर कितना है 2। समझ में आया। तभी इसको कैसे लिखूंगा 4 माइनस 6, यहाँ पे क्या आ गया -2। समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया -2। दैट इज योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर डायरेक्टली मिल गया हमको। ये ध्यान में रखने का आपको यहाँ डायगोनल से लेना देना नहीं है कि डायगोनल 1 2 3 4 कितना आ रहा है, आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, वहाँ पे आपको डायगोनल बहुत ज्यादा मस्ट है, वहाँ पे आपको डायगोनल आपको ध्यान में रख के काम करने का है। तो डायगोनल के नीचे अगर 0 आया दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या हमारा आंसर फाइनलाइज होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है, कन्वर्ट। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो इसमें आपको कन्वर्ट करने का। मैट्रिक्स क्या है 1 -1 2 3 इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको जब तक मालूम नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा, तब तक आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पता होना मस्ट है। जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर आप वॉच कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सब वहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा कि किसको बोलते हैं, और आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय दी सुइटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक मस्ट क्या बोला है कि ये जो आप कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, वो कैसा करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करेंगे। मींस क्या पता चला कि ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी आने वाला है, लेकिन हमको क्वेश्चन को क्या करने का, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही आपको कन्वर्ट करने का। किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। अगर आप तो अभी तक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मालूम तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। कॉलम यहाँ पे जो दिया हुआ है, अब ये कॉलम कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, लेकिन कॉलम के अंदर पहले देखना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए मस्ट है दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, पहले चेक कीजिए, जी है, क्योंकि 2 कॉलम और 2 रो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स उसको आपको 1 बनाने का, तो डायगोनल एलिमेंट्स का पहला एलिमेंट्स 1 है, सेकंड एलिमेंट को 1 बनाना है। उसके बाद जो रिमेनिंग नॉन एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, उसको आपको 0 बनाना है। मींस क्या हुआ, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का और इसको 1 बनाने का। मींस यहाँ पे 1 पहले से। अब करेंगे क्या, ये आपको खुद से सोचने का, स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, देखिए पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे 0 बनाने का है। तो 0 कैसा बनेगा, R2 माइनस 2R1 करेंगे, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख लिए थे। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3R1 कर रहे थे, समझ में आया। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, देखिए A इक्वलेंट ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे 1 -1 आईजेटी देखेंगे, क्योंकि R2 को डिस्टर्ब करने का, R1 को डिस्टर्ब नहीं करने का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस 2R1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 माइनस यहाँ पे 2 दिया हुआ, R1 कितना दिया हुआ, -1 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 मीन्स यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। क्या हुआ, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ में आया। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा कॉलम कंप्लीट होने के बाद अब ये इसकी तरफ जब आएंगे तो इसको आपको मस्ट है कि 1 बनाना है। आपको 1 अगर नहीं बनाते तो आगे की कैलकुलेशन में आपको डिस्टर्ब करने वाला है। तो इसको आप 1 बनाएंगे, तो ये 1 कैसा बनेगा, अगर 5 दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर 5 दिया 1/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। मीन्स क्या पता चला, मीन्स ये वाले रो को अगर मैं डिस्टर्ब करूं तो ये यहाँ तो 0 है, तो यहाँ तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/5 R2 मीन्स R2 को जो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा, A इक्वलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 1 0 -1, इसका मैं मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे 1/5 दिया हुआ है, इंटू 5 ऑलरेडी है, तो ये 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे 1 1 हो गया, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप इसको नहीं बोल सकते। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब हुआ, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मींस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होना चाहिए। ये तो 0 हो गया, अब ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये 0 होने के लिए आपको इसको भी 0 बनाने का है। तभी देखिए ये 0 कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, R1 + R2 अगर मैं कर रहा हूं,
R1 प्लस R2। ये आपको चेंजेस कैसा करना है, ये जो चेंजेस होगा इसकी वजह से चेंजेस करेंगे हम हमारा R1 जो है ये R2 की वजह से चेंजेस करेंगे। अभी देखिए मैं अगर प्लस कर रहा हूं तो 1 + 0 1 ही होने वाला है, मींस इसके अंदर तो कुछ चेंजेस होने वाला नहीं, क्योंकि जीरो का कॉन्सेप्ट, इसीलिए हम यहां से ऐसा ही चलते हुए चलते हैं। ये क्यों चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक वैल्यू को हम 0 या 1 बनाएंगे तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। समझ में आया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए R1 अगर मैं इसको चेंजेस करूँ तो 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, मीन्स ये वैल्यू चेंजेस नहीं होगी। दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्टली इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, A इक्विवेलेंट ऑफ 1 0 0 1। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज एन क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रूल क्या है कि हमारा डायगोनल एलिमेंट्स कैसा होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन आपको बता सकूं। स्टूडेंट्स आज के वीडियोस का हमारा लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 2.1 का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म 1 - 1 2 2 1 3 3 2 4। देखिए डेट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा है, 3 × 3 का है, 3 रो है और 3 कॉलम है, इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से स्टूडेंट तभी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, वहां पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। ठीक है, चाहे वो 2/2 का हो या 3/2 2/2 का या 3/3 का हो, मीन्स यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम हो या फिर 3 रो 3 कॉलम हो, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करने का बाय सुइटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने का है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का है। ये दिमाग में रखते हुए आपको हमेशा काम करने का है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में करने का है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस यहाँ पे मैं आपको बताया था कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स की जो बात करूंगा मैं, डायगोनल का नीचे वाले एलिमेंट्स क्या है, डेट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये ट्रायंगल शेप है, तो ये ट्रायंगल शेप को आपको 0 करने का है। 0 मींस ये 2 3 2 जो दिया इसको आपको 0 बनाने का है। अब ये 0 बनाने का प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन ये किससे बनाने का है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करने का, आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं करने का है। तो आप जब भी करेंगे तो ये करने का प्रोसीजर क्या आपको, कि सबसे पहला एलिमेंट जो मैट्रिक्स का वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, पहले से दिया। अगर नहीं दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिल सकता है जो पहला एलिमेंट यहाँ पे 1 नहीं दिया रहेगा, तो आपको उसको 1 बनाने का। 1 कैसे बनाने का है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर इंटरचेंज रहा तो इंटरचेंज करके करिए, या फिर उसी के रो के अंदर आपको कुछ ऐसा करना है डायरेक्टली वो 1 हो जाए। पहले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, समझ में आया। क्योंकि ये एलिमेंट्स 1 हुआ तो इसी की वजह से हम लोग नीचे वाला जो 2 और 3 का जो रो का है वो हम लोग 1 और 0 करने वाले हैं। समझ में आया। तभी देखिए क्या होगा, R2 यहाँ पे सबसे पहले मैं R2 चेंज करूंगा, R2 - 2R1 हो जाएगा। समझ में आया। साथ में ही मैं एक इक्वेशन एक स्टेप रिड्यूस करके यहाँ पे एक स्टेप में और डायरेक्टली लिख रहा हूँ, यहाँ पे R3 - 3R1। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। R2 - 2R1 क्यों लिखा, क्योंकि R1 यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे को जो भी R2 में रहेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करने का है। R3 में R3 - 3R1, 3 यहाँ पे अगर है तो यहाँ 3 लिखूंगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिखूंगा, जितनी भी जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। और क्योंकि यहाँ पे R1 1 है इसलिए मैं डायरेक्टली वहां पे वैल्यू लिख रहा हूँ। समझ में आया। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 का देखिए, R1 तो किसी में डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो R1 आप एज इट इज लिखेंगे 1 - 1 2। अभी देखिए R2 पहले यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो R2 क्या है, 2 - 2 डायरेक्टली 0 हो गया। ये समझ में आया। तो R2 में फिर यहाँ पे देखिए 1 माइनस, देखिए यहाँ पे कैसा है, ये इसकी मैं बात करूंगा तो 1 - 2 × -1। समझ में आया। यहाँ पे देखिए R2 की मैं पहले बात कर रहा हूँ, ये पूरे रो की बात कर रहा हूँ। 1 दिया है, 1 - 2 × -1 कितना हो गया, 1 + 2 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा। समझ में आया। अभी देखिए 3, यहाँ पे R2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 2 × R1 की बात करेगा, R1 कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 - 4 कितना आ गया, यहाँ पे -1 आ गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। समझ में आया। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। अब ये स्टूडेंट्स अभी टाइम लग रहा है, ये टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हर टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आया। अभी देखिए R2 का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, अभी R3 की बात हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोग ये चीज देखे थे, ये अगर ऐसा रहता तो R2 यहाँ पे दिया रहता था।
समझ में आया? तो R2 यहाँ पे दिया रहता है, मींस R2 ही चेंज करना है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने आपको 2 मेथड से बताया था। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो मींस क्या पता चला आपको कि जो पहली टर्मिनोलॉजी है वही चेंज होगी, दूसरी टर्मिनोलॉजी चेंज नहीं होने वाली है। मींस यहाँ ये वाले इसके अंदर R2 चेंज होने वाला है, इसके अंदर R3 चेंज होने वाला है। समझ में आया? अभी देखिए R3 की मैं बात करूंगा। अभी R3 क्या है यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे डायरेक्टली 0 होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऑलरेडी दिया हुआ है। समझ में आया? अभी देखिए ये वाले इसके इस सेकंड वाले पार्ट में आऊंगा तो R3 कितना दिया हुआ है 2 माइनस 3। अब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या करूंगा, -1 के साथ करूंगा, तो कितना हो गया 2 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, या 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यह कितना हो गया 5 हो गया। कितना हो गया ये 5 हो गया। समझ में आया? अभी देखिए इसकी मैं बात करूंगा R3 में, यहाँ पे जब मैं इसकी बात करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 दिया हुआ है, 4 माइनस, क्योंकि 4 यहाँ पे R3 कितना दिया 4 माइनस, और 3 मल्टीप्लाई ऑलरेडी में दिया हुआ है 3, R1 कितना दिया हुआ है 2, कितना हो गया 4 - 6 डेट इज कॉल्ड -2। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको डाउट ना हो और आप धीरे धीरे इसके अंदर स्मार्ट होते जाए, स्कॉलर होते जाए। कितना आ गया ये -2 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको करना क्या बताया था मैंने, इसको 0 करने का, इसको 0 करने का, इसको 0 करना है। 2 टर्म तो 0 हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल में 2 टर्म 0 हो गया। अभी मस्ट मैन ये है 0 करना। अभी ये 0 कैसा करेंगे, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसको पहले 1 बना लीजिए, उसके बाद इसके टर्मिनल से 0 कीजिए, या फिर डायरेक्टली 0 कर दीजिए। डायरेक्टली 0 करने से आपका फायदा क्या होगा कि यहाँ का जो टर्मिनोलॉजी है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ का जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंजेस नहीं होगा। देखिए कैसे डायरेक्टली मैं 0 कैसा करूंगा, R3 माइनस, ये आपको दिमाग में रखने का कि 5 डिवाइडेड बाय 3, R3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 R2 करेंगे। अब ये कैसा करेंगे, देखिए R3 कितना दिया हमारे पास, R3 दिया कितना, ये ध्यान में रखिए आप, R3 कितना दिया हुआ है 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 दिया, R2 कितना दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। तो यहां से ये 3 क्रॉस हो गया, तो 5 - 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ऐसे ही आपको पहले कैलकुलेशन दिमाग में चलाने का कि मैं क्या करूं ऐसा कि डायरेक्टली ये टर्म 0 हो जाए, कुछ किसी को 1 और 2 बनाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो 5 - 5 डिवाइडेड बाय 3 किया मैंने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कैंसिल हो गया, तो क्या बच्चा 5 - 5 डेट इज कॉल्ड 0। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टर्म में क्या आ गया, ए इक्विवेलेंट ऑफ, अभी देखिए R3 को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मींस R1 और R2 एज इट इज लिखने वाले हम लोग, R1 और R2 एज इट इज लिखने वाले हम लोग। तो R1 R2 का यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख लिया, ठीक है। अभी R3 चेंजेस हो रहा है, तो R3 के अंदर यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा। क्यों डायरेक्टली 0 रहेगा, क्योंकि ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो डायरेक्टली 0 ही आने वाला है। अभी इसके अंदर हमारा डायरेक्टली देखिए समझ में आ गया होगा, ये भी 0 बन गया। अभी ये वैल्यू क्या रही, ये वैल्यू मस्ट है, क्योंकि एग्जामिनर ये वैल्यू मैक्सिमम चेक करता है कि बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। अभी देखिए क्या है यहाँ पे -2 माइनस 5/3 एज इट इज है। -2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि R3 डायरेक्टली लिखा, फिर माइनस लिखा, फिर 5/3 लिखा, फिर R2 कितना यहाँ पे -1 है, R2 कितना है -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस और मिलके क्या हो गया प्लस हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 + 5 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया -1 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया, ये -1 डिवाइडेड बाय 3। अभी हम लोग क्या लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिसेस का पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला आने वाले एक्सरसाइज में भी, क्योंकि हमको कॉलम और रो का ट्रांसफॉर्मेशन ही करने का है, कुछ चेंजेस करने का, डेट इज कॉल्ड एडजॉइंट मेथड, इनवर्स मेथड, ये थोड़ा सा अलग आप वो डायरेक्टली यूज करेंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ये दिया हुआ है, आपको जब तक ये बोलेगा कि अपर ट्रायंगुलर में करने का या लोअर ट्रायंगुलर में करने का है, आपको जब तक वो टाइप्स नहीं मालूम होगा, उसके मेथड नहीं मालूम होंगे कि भाई अपर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर किसको बोलते हैं, वो जब तक आपको मालूम नहीं होगा आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, आपको ये एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा इस चीज का कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो को वो आप देखिए, वॉच कीजिए, क्योंकि वो अगर आप देखते तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आएगा, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आए तभी आप अपर ट्रायंगुलर जैसे क्वेश्चन को या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे क्वेश्चन को इजी वे में विदाउट कंफ्यूजन के आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजें, ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनकी भी हेल्प हो सके।